हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि जीएसटी अपने देश में लागू हुआ, उसमें अनेक प्रकार की जटिलताएं हैं। सभी व्यापारियों को अनेक तरह के रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है, उनको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। अर्थात इन सब कामों में अनेक प्रकार की जटिलताएं हैं। लेकिन सरकार ने छोटे व्यापारी जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको जटिलताओं से दूर करने के लिए एक स्कीम लागू की, जिसको हम जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के नाम से पुकारते हैं। इसमें जीएसटी और उससे रिलेटेड जटिलताओं को कम करने का प्रयास किया गया है। तो आगे क्वेश्चन आता है कि ये स्कीम क्या सभी के लिए लागू है अथवा सभी व्यक्ति नहीं लेके कुछ लोगों के लिए स्कीम लागू की है। तो इसमें अभी जैसा मैंने बताया था कि छोटे व्यापारी के लिए ये स्कीम लागू की गई है। ऐसे व्यापारी जो जीएसटी स्कीम के अंतर्गत आते हैं, अर्थात मिनिमम लिमिट से ज़्यादा उनका टर्नओवर है, किंतु सामान्य राज्यों में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का उनका टर्नओवर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जीएसटी कंपोजिशन स्कीम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लाभ ले सकते हैं। जो पूर्वोत्तर राज्य है, छोटे राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, वहाँ पर इसकी लिमिट 75 लाख है, 75 लाख रुपए से अगर उनका टर्नओवर कम है तो वो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अब ये आता है कि कौन लेगा। ऐसे व्यापारी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अर्थात जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है और उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए या 75 लाख रुपए से कम है, तो वो व्यक्ति इस कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। यहां यह भी स्पष्ट कर दूं कि इन फील्ड में आने वाले व्यापारी के लिए ये स्कीम ऑप्शनल है, चाहे तो इसे वो लागू करे, चाहे तो सामान्य स्कीम के अंतर्गत ही अपना कारोबार कर सकते हैं। छोटे राज्य जिसमें ये लिमिट 75 लाख रुपए हैं, उनमें कुछ के नाम इस तरह से दिए हुए हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों में जीएसटी कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए अगर उसका टर्नओवर 75 लाख रुपए से कम है तो वो ये इसका लाभ ले सकता है। ये लिमिट सरकार के द्वारा समय समय पर बदलती गई है, अभी वर्तमान में ये लिमिट चल रही है। लेकिन जैसा अभी मैंने कहा था आपको, जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, अर्थात उस व्यापारी का पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पूर्वोत्तर राज्यों में के जो राज्य के व्यापारी हैं उनके लिए ये सीमा 25 लाख रुपए है। अर्थात ऐसे व्यापारी जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और छोटे राज्य, पहाड़ी राज्यों में ये स्कीम जिनका टर्नओवर 75 लाख रुपए से अधिक है, किंतु 25 लाख रुपए से अधिक है किंतु 75 लाख से अधिक नहीं है, वो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम कौन नहीं ले सकता? एक तो ये स्पष्ट है कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है या 75 लाख रुपए से अधिक है, जैसा ऊपर बताया गया स्टेट्स के अनुसार, वो इस स्कीम को नहीं ले सकता। उसके अलावा जिनका टर्नओवर इस लिमिट में है फिर भी निम्न प्रकार के व्यापारी जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। कौन कौन है उसका वर्णन ये दिया गया है: जो इंटरस्टेट ट्रेड या सप्लाई करता है, एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में जिनका माल आता जाता है, वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। सेकंड, ऐसे व्यापारी जो जीएसटी में छूट वाले सामान का कारोबार करते हैं, ट्रेडर्स ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। जो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है,
वो इस स्कीम को नहीं ले सकते। इसी तरह से तंबाकू, पान मसाला, आइसक्रीम से संबंधित सामान बनाने वाले व्यक्ति इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। देन सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स के माध्यम से माल बेचते हैं, माल बेचते हैं, वो ये स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। इसी तरह से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कुछ समय के लिए किसी स्थान विशेष पर व्यापार करते हैं, वो भी इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। इसी तरह से नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन यहाँ कारोबार कर रहे हैं, वो इस जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। अब कोई व्यक्ति जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्यों ले? क्योंकि ये ऑप्शनल है, उसकी इच्छा हो तो ले, इच्छा हो तो ना ले, सामान्य स्कीम में रहे। तो जिन व्यक्तियों को कुछ अपना लाभ दिखता है वही व्यक्ति इस कंपोजिशन स्कीम को लेते हैं। तो इस कंपोजिशन स्कीम में निम्न प्रकार की सुविधाएं कारोबारियों को प्राप्त है, उनको लाभ मिलता है। वो इस प्रकार से देखिए, पहला 3 महीने में सिर्फ एक रिटर्न इनको फाइल करना होता है, 1 रिटर्न इन ईच क्वार्टर, जबकि सामान्य स्कीम में अनेक प्रकार के रिटर्न आपको फाइल करने की आवश्यकता होती है। जो सामान्य व्यापारी हैं जो इस स्कीम में नहीं है, उनको GSTR 1 हर महीने अपलोड करना होता है, लेकिन इस कंपोजिशन स्कीम में उनको ये रिटर्न अपलोड करने की बजाय उन्हें हर 3 महीने में सिर्फ एक बार GSTR 4 भरना पड़ता है। इसे क्वार्टरली रिटर्न के नाम से भी पुकारा जा सकता है। आगे देखिए, सेकंड, रसीदों को अपलोड करने का झंझट नहीं। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में व्यापारियों ने जो बिक्री की है, जो खरीद की है, जो इनवॉइस वगैरह हैं, उनको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य व्यक्तियों को अपलोड करना आवश्यक है। सारी बिक्रियों का GSTR 1 में अपनी बिक्रियों का पूरा डिटेल देना होता है, रसीदें भी अपलोड करनी होती है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में जिनको GSTR 4 भरना है उनको ये सब अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से एक मुश्त टैक्स और निश्चित रेट, ऐसे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम वाले व्यापारियों को अलग अलग तरह के टैक्स रेट का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए एक फिक्स रेट टैक्स फिक्स कर दिया गया है कि वो अपने टर्नओवर के आधार पर एक फिक्स रेट से अपना टैक्स जमा कराते हैं, और रिटर्न के साथ साथ जो बिक्रियों का एक मुश्त टैक्स जमा कराना है वो एक साथ जमा करा सकता है। टैक्स की रेट क्या है? कंपोजिशन स्कीम में जो व्यापारी ऑप्ट करते हैं उनमें कैटेगरी वाइज अलग अलग कर रखा है। जो वस्तुओं का निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स करते हैं, ऐसे व्यापारी अपनी बिक्री का 1% GST चुकाएंगे। %1 जो GST चुकाएंगे उसमें से आधा GST 0.5% CGST के रूप में और 0.5% SGST के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। केंद्र सरकार को 0.5% और स्टेट गवर्नमेंट को 0.5% राशि जाएगी। इसी तरह से ऐसे व्यापारी जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स हैं, तो अपनी कुल बिक्री का 5% GST चुकाएंगे। उसमें से 2.5% CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को और 2.5% SGST स्टेट गवर्नमेंट के खाते में राशि जाएगी। इसी तरह से इन दो कैटेगरीज के अलावा, रेस्टोरेंट के अलावा अगर आप किसी अन्य किस्म की सेवा में लगे हुए हैं, सेवा कारोबार में लगे हुए हैं, तो आपको 6% GST चुकाना होगा। उसमें से आधा 3% SGST के रूप में सेंटर को और 3% CGST के रूप में, 3% SGST के रूप में राज्य सरकार के खाते में जाएगा और 3% सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। अर्थात जो कंपोजिशन स्कीम लेते हैं उसमें 3 तरह की टैक्स रेट है, जिससे संबंधित जो रेट है वो लागू हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड करने वाले के लिए 1%, आधा आधा स्टेट सेंटर। रेस्टोरेंट कारोबार करने वाले के लिए 5%, आधा सेंटर आधा स्टेट। इसके अलावा रेस्टोरेंट के अलावा अन्य प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करने वाले कारोबारियों को 6%
जीएसटी चुकाना होगा, उसमें आधा सेंट्रल आधा स्टेट के खाते में जाएगा। देखिए इस तरह से इसमें दिखाया हुआ जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, lump sum tax with fixed rate, no need to upload any invoice। अब जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के आपने फायदे देख लिए कि एक फिक्स रेट से आपको टैक्स चुकाना है, अपलोड करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न्स बहुत कम संख्या में भरना है। फिर भी कुछ व्यक्ति ये स्कीम नहीं लेते हैं क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी हैं। कंपोजिशन स्कीम के नुकसान क्या है वो इस प्रकार से देखिए। ऐसे व्यापारी जो अपना माल खरीदते हैं और बेचते हैं, खरीदते समय उनको टैक्स चुकाना होता है जिसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। ऐसे व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलता है जो कंपोजिशन स्कीम में है। अर्थात जो टैक्स उन्होंने माल खरीदते समय चुकाया था उसकी भरपाई वापस नहीं होगी, उसके अलावा उसे फिक्स रेट से टैक्स और चुकाना होगा। इसी के साथ ऐसे व्यापारी जब माल बेचते हैं तो अपने कस्टमर से जीएसटी वसूल नहीं कर सकते। अर्थात व्यापारी माल खरीदते समय जो टैक्स चुकाया था उन्होंने उसको किसी से वापस नहीं ले सकते। दूसरा, माल बेचते समय कस्टमर से जीएसटी वसूल नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम बताते हैं आपको, एक रेस्टोरेंट संचालक है, अपने कारोबार को जीएसटी स्कीम में, कंपोजिशन स्कीम में ले रखा है। वो अपने ग्राहक को सर्विस देता है और उसका बिल 200 रुपये बना। कंपोजिशन स्कीम होने के कारण वो इस पर अलग से कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकता है। अर्थात ग्राहक से आप सिर्फ 200 रुपये प्राप्त करेंगे, इसी 200 में से आपको अपने नियम अनुसार टैक्स चुकाना होगा। अगले नुकसान क्या है? जीएसटी कंपोजिशन स्कीम लेने वाले व्यापारी दूसरे राज्यों में माल की सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप राजस्थान के व्यापारी हैं और गुजरात में माल बेचना चाहते हैं, गुजरात में माल भेजना चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें ये कंपोजिशन स्कीम छोड़नी होगी अगर उन्हें ऐसा करना है तो। इसी तरह से सेज को माल सप्लाई नहीं कर सकते। जो हमारे सेज के जो फील्ड है जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उन व्यापारियों को, उन मैन्युफैक्चरर्स को आप कंपोजिशन स्कीम लेने वाले व्यापारी माल का सप्लाई नहीं कर सकते। सेज मीन्स विशेष आर्थिक क्षेत्र, जहां पर बिजनेस यूनिट्स मौजूद है, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, माल बेचते हैं, उन व्यक्तियों को आप माल नहीं बेच सकते। अगर आपको भेजना है तो इस कंपोजिशन स्कीम छोड़नी होगी। अब सवाल ये आता है कि कौन सी स्कीम अच्छी है। समय और झंझट के हिसाब से देखा जाए तो जो छोटे व्यापारी है जिनका टर्नओवर अधिक नहीं है, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम बेहतर है, क्योंकि उनको न तो बार बार रिटर्न भरने, न रसीदें जमा करानी, न तकनीकी व्यवस्थाओं में उलझना है। पैसों का हिसाब भी देखें तो आसानी से हो जाता है। तो नॉर्मल स्कीम से ये बेहतर है। चाहे आप अपने कस्टमर से टैक्स वसूल नहीं कर सकते, लेकिन इन सब झंझट से बचने के लिए ये स्कीम ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वसूल भी कर सकते हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा और डिफरेंस बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। इसलिए छोटी अमाउंट से टैक्स चुकाना अधिक। लेकिन जिनका कारोबार बड़ा है, अधिक मात्रा में उनका वॉल्यूम है, जो इंटरस्टेट भी माल बेचना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उनको कंपोजिशन स्कीम छोड़कर जनरल स्कीम में जाना होगा। थैंक यू। अगली बार हम अध्ययन करेंगे जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में हैं उनको कौन से रिटर्न भरने और उनको अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से इस स्कीम के लिए करवा सकते हैं।